हेलो एवरीवन। अभी तक हमने 12 सी की क्लास में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। ठीक है, हमने बताया था कि थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये कहा था कि जो एटम होता है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक समान रूप से चारों तरफ बटा होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तरबूज में जिस तरह से बीज धसे होते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के स्फीयर में धसा होता है। ठीक है, और एटम के स्फीयर का रेडियस इन्होंने बताया 10⁻⁻10 मीटर। और एक चीज़ और इन्होंने कही थी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, यानी कि पूरा एटम न्यूट्रल होता है आपका। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। हमने ये बताया था कि सक्सेस क्या हुए थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के, और फेल्योर क्या थे उनके एटॉमिक मॉडल के। ठीक है, अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमें जो 3 मॉडल पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं? थॉमसन पढ़ने जो हमने पढ़ लिया है, फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है जो इसके बाद आएगा। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसके बाद बोर का मॉडल पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या शुरू करेंगे आज का जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया। लिखा है कि in 1911 Rutherford, Geiger and Marsden performed an experiment in which high velocity or energy alpha particle emitted from a radioactive source were bombarded on a thin sheet of gold and the scattering pattern was studied. ठीक है, this experiment is known as alpha particle scattering experiment. ठीक है, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ से नोट कर लेंगे जो हम बोल रहे हैं। इन 1911 रदरफोर्ड, गाइगर एंड मार्सडन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच हाई वेलोसिटी और एनर्जी अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव सोर्स वर बॉम्बार्डेड ऑन ए थिन शीट ऑफ गोल्ड एंड द स्कैटरिंग पैटर्न वाज स्टडीड। दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए, इसी को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक हाई वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल को क्या किया? बॉम्बिंग कराई उसकी किस पे? एक पतले से सोने के गोल्ड के सीट पे। उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार कहेंगे। एक गोल्ड की सीट ली, गोल्ड फॉयल मतलब पन्नी, सोने की पतली सी पन्नी ले ली और उस पे अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई, बॉम्बिंग कराई। और जिससे क्या हुआ? जो भी अल्फा पार्टिकल में यहाँ पे जो भी क्या हुआ, जो भी आपका स्कैटरिंग हुआ उसी को स्टडी किया गया। ठीक है, तो इनका पूरा एक्सपेरिमेंट इसी पे था। और इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये पूरा एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट क्या था, हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की। ठीक है, देखिए, जब भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूरा एक्सप्लेन करने को कहेगा तो आपको सब कुछ लिखना है, जिसमें क्या क्या होगा? पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा, जो इंट्रोडक्शन हमने अभी नोट किया है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिया होगा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। ये तीनों टॉपिक आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या था। द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फिगर। तो जो डायग्राम है वो यहाँ दिखाया गया है। मैं आपको पहले डायग्राम समझा देता हूँ। ये एक लेड का ब्लॉक है जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा गया है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसी में से अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, इमिट हो रहा था। ठीक है, और उस सोर्स का नाम है पोलोनियम। यहाँ पे पोलोनियम रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल निकली तो कई डायरेक्शन में निकली, चारों तरफ से। तो यहाँ लेड प्लेट लगाया गया कि जो भी अल्फा पार्टिकल इधर उधर की जा रही है उसको रोक दिया जाए, सिर्फ एक जो सीधी रेखा में जा रही है, सीधी लाइन में जा रही है, वही आगे बढ़ पाए। ठीक है, उसके बाद इसको गिराएगा किस पे? थिन गोल्ड फॉयल। यहाँ लिखा है थिन गोल्ड फॉयल, मतलब गोल्ड की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी थी, उसी पे इसकी बमबारी कराएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अल्फा पार्टिकल इधर स्कैटर हुआ, इधर स्कैटर हुआ, सभी डायरेक्शन में स्कैटर हो गया, इधर उधर चला गया। ठीक है, बिखर गया। और इसी गोल्ड फॉयल के पीछे एक पर्दा लगाया गया, स्क्रीन लगाया गया, जो जिंक सल्फेट का स्क्रीन था। ठीक है, और पर्दे के पीछे यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप है, यहाँ आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये माइक्रोस्कोप है। ठीक है, और माइक्रोस्कोप से मेजरमेंट की गई। तो चलिए इसी को जो हमने समझाया है, इस फिगर को पहले ये फिगर बना लीजिए और इसके बाद जो भी हम बोल रहे हैं आपको लिखना है। 10 सिमेट्रिक डायग्राम ये वाला तो हो ही गया है।
A thin beam of alpha particle emitted from polonium with high velocity. Velocity कितनी थी? Approximately 2 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड. कितनी थी? Approximately 2 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी की अल्फा पार्टिकल को ले गया. इज अलाइन आफ्टर पासिंग थ्रू लेड प्लेट. ये अलाइन एक लाइन में हो गई किसके थ्रू पास होने पे? लेड प्लेट के थ्रू पास होने पे. ठीक है, इसके बाद क्या है? थिन बीम इज बॉम्बार्डेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल. और जो गोल्ड फॉइल थी उसकी थिकनेस थी अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -7 मीटर. कितनी? 10 टू द पावर -7 मीटर. ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो थिकनेस थी गोल्ड फॉइल की 10 टू द पावर -7 मीटर पतली गोल्ड फॉइल थी. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? टू मेजर द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ए स्क्रीन इज प्लेस्ड अराउंड द गोल्ड फॉइल. इस स्क्रीन की बात करें जो जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगाई गई है, इसकी बात की जा रही है. किसके लिए इसको लगाया गया था? मेजर ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल. जो भी अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होगा चारों दिशाओं में, जो भी स्कैटरिंग होगा हर डायरेक्शन में, उसको कैसे मेजर किया जाए उसके लिए वो स्क्रीन लगाया गया. ठीक है, अराउंड गोल्ड फॉइल. उसके बाद है बिहाइंड द स्क्रीन अ माइक्रोस्कोप इज प्लेस्ड. इसके पीछे एक माइक्रोस्कोप फिट कर दिया गया. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया. ये सब हमने आपको बता दिया. ठीक है, और फिगर में भी हमने समझा दिया है. इसके बाद है द होल अपरेटस यूज्ड इज प्लेस्ड इन वैक्यूम. जो पूरा अपरेटस था, ये पूरा जो भी अपरेटस सिस्टम था, इस सभी अपरेटस को वैक्यूम में प्लेस किया गया, वैक्यूम में रखा गया, निर्वात में रखा गया. क्यों रखा गया? क्योंकि लिखा हुआ है आगे, सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. देखिए ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ना हो पाए. ठीक है, किसके वजह से काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा? ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय इट्स कोलिजन विद एयर पार्टिकल. क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल निकलेगी और एयर पार्टिकल भी होगा तो दोनों का कोलिजन होगा और काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की उसमें कुछ न कुछ कमी आ जाएगी. तो हमको उसमें कमी नहीं चाहिए, इसीलिए हमने इसको वैक्यूम में रख दिया. तो कोई भी पार्टिकल यहाँ पे चारों, मतलब कोई भी पार्टिकल, कोई एयर भी नहीं था, कोई गैसेस भी नहीं थी, तो वहां पे कोई पार्टिकल नहीं था, तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकलेगी, उसके पार्टिकल का किसी भी पार्टिकल से कोई कोलिजन नहीं हो पाएगा. तो अल्फा पार्टिकल सीधे यहाँ से निकलेगी और सीधे थिन गोल्ड फॉइल पे बॉम्बिंग उसकी हो जाएगी आराम से. ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था. हमने जाना कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ये थोड़ी सी लाइन में आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या था इसके बारे में बात हो गई और ये फिगर भी बन गया. अब नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया और जो कंक्लूजन दिया, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन किया और जो कंक्लूजन दिया उसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है. क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ उससे हमें क्या पता चला ये हम तभी जान पाएंगे जब ऑब्जर्वेशन मिलेगा और उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इसको हम पढ़ेंगे. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड आएगी इस पे. अब हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन. तो लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग कंक्लूजन वर ड्रॉन बाय रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन किया और कौन कौन से कंक्लूजन निकाले इसको पढ़ते हैं. 4 कंक्लूजन आपके सामने है. पहला है मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन. देखिए ये फिगर है, इसको आप बना लेंगे. यहाँ पे एक एटम बनाया गया है, बीच में न्यूक्लियस है. कहा यह जा रहा है कि जब अल्फा पार्टिकल इस एटम से पास कर रहा है तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं बिना किसी डेविएशन के. देखिए ये सारे पार्टिकल ये जो सीधे सीधे आए हैं इसमें कोई भी डेविएशन नहीं है, जरा सा भी इसमें ना कोई रुकावट है ना कोई इसके डायरेक्शन में चेंज आया है. ठीक है, उसके बाद इससे कंक्लूजन ये निकला कि रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. मतलब इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मोस्ट ऑफ पार्ट होता है, जो एक स्फीयर है एटम का, उसके अंदर खोखला है. ठीक है, उसमें जैसे थॉमसन ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ठीक है, एक बात आप जान लीजिए कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पर +2 चार्ज होता है. कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है. और हम लोग ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और उस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है. तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा तो वो एक दूसरे को रिपल कर देगा, दूर प्रतिकर्षण कर देगा मतलब. और जब प्लस माइनस के साथ आएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये तो आपको पता ही है. तो यहाँ क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल जब इसमें जा रहे हैं तो सीधे निकल जा रहे हैं. यानी कि अगर यहाँ पे कहीं पॉजिटिव चार्ज होता थॉमसन के हिसाब से
तो ये सीधे नहीं निकल पाते, कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिपल करता। और जैसे यहाँ पे सारे अल्फा पार्टिकल इधर उधर बिखर गए हैं, स्कैटर हो गए हैं, वैसे यहाँ से भी स्कैटर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे निकल गए, उन्हें कोई चेंजेस नहीं आई। ठीक है, दूसरा देखिए, अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड एट ऑल द एंगल। ठीक है, हर एंगल पे स्कैटरिंग हुई। फ्यू आर आल्सो स्कैटर्ड एट एन एंगल मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से भी ज्यादा, देखिए ये 90 डिग्री से ज्यादा का डेविएशन इस वाले अल्फा पार्टिकल में दिखाया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी थे जिसमें 90 डिग्री से ज्यादा रिपल हुआ, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा डेविएशन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है, जिसपे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जो इसको इतनी तेजी से ढकेल रहा है कि 90 डिग्री तक का, 90 डिग्री से ज्यादा तक का भी डेविएशन आ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंस ऑन देयर ओरिजिनल पाथ। यही नहीं, कुछ तो ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, ये वाला जो सीधे गया और इसी पाथ में वापस चला आया, इसी में रीबाउंस हो गया। मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस था इसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, जैसे गया वैसे ही इससे टकरा के वापस चला आया। टकराया या नहीं टकराया, लेकिन एक दूसरे को रिपल किया और वापस भेज दिया। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम एंड ऑलमोस्ट द होल मास इज concentrated at small center inside the atom. He named this center as nucleus. क्या निकला इससे कंक्लूजन कि पूरा टोटल पॉजिटिव चार्ज, किसी एटम का जो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक छोटे से सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, और लगभग इस एटम का जो भी मास है वो भी एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, एक ही सेंटर में है। ठीक है, इससे ये निकला, जब उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे हैं जिनमें डेविएशन आ रहा है, कुछ में 90 से ज्यादा और कुछ तो जा रहे हैं और उसी पाथ पे वापस चले जा रहे हैं, रिबाउंस हो जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव होगा और जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो उससे इन्होंने कंक्लूजन यही निकाला कि रदरफोर्ड ने कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम एंड ऑलमोस्ट द होल मास इज कंसंट्रेटेड एट स्मॉल सेंटर इनसाइड द एटम। ठीक है, he named this center is as nucleus। उसके बाद देखिए तीसरा क्या था? तीसरा ऑब्जर्वेशन था, if the foils of same thickness and different materials। क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे गोल्ड फॉयल लिया गया था जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके जगह पे इन्होंने थिकनेस समान रखी। जो थिकनेस थी वो 10 to the power -7 मीटर की थी, तो उसको सेम रखा, लेकिन मटेरियल को चेंज कर दिया। गोल्ड था, सिल्वर रखा होगा, ठीक है, आयरन रखा होगा, कुछ भी मटेरियल रखा होगा, तो उन्होंने क्या देखा? डिफरेंट मटेरियल आर यूज्ड, इट इज फाउंडेड दैट द नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज डिफरेंट। जो स्कैटरिंग हुई वो भी डिफरेंट हुई, डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, और डायरेक्शन भी डिफरेंट था। इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला, रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट डिफरेंट न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट चार्ज। जो भी अलग अलग, जैसे ये गोल्ड का था, कोई सिल्वर का होगा और आयरन का होगा, तो सबके चार्ज अलग अलग थे। तो जितना यहाँ पे चार्ज होगा, चार्ज बढ़ेगा या घटेगा, अगर ज्यादा बढ़ेगा तो जो डेविएशन है वो और ज्यादा होगा, अगर चार्ज कम होगा तो डेविएशन और कम होगा। ठीक है, और जैसे एक स्फीयर है और उसमें जो न्यूक्लियस है उसका साइज अगर आपको समझना हो तो समझिए कि एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है और उसके बीच में आप कहीं सुई, आलपिन या सुई आप अगर उसमें बीच में एकदम धंसा देते हैं तो सुई की नोक और बड़ा सा वो आपका फुटबॉल ग्राउंड, वो दोनों इसको रिप्रेजेंट करेगा। बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड एटम के स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा और जो न्यूक्लियस होगा वो सुई का नोक जो होगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। इतना मतलब इतना छोटा न्यूक्लियस होता है, इसीलिए हजारों अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए और हजारों में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो सीधे गया और उसी पाथ पे वापस रिबाउंस हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा जो कंक्लूजन इनका था, फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कूलाम्स लॉ मे बी वेरीफाइड। इससे कूलाम्स लॉ वेरीफाइड हो गया। कूलाम्स लॉ क्या होता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई फोर्स लगता है, या अट्रैक्शन होगा या रिपल होगा। तो जो फोर्स को मेजरमेंट किया था उसके लिए एक फार्मूला है कि Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पूरा फार्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन 0 भी कहा जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोग पहले ही चैप्टर में पढ़े होंगे। तो इसको भी रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे वेरीफाई कर लिया गया। इसके बाद लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ रदरफोर्ड एस्टैब्लिश फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। देखिए जगह नहीं था, अभी ग्राफ नहीं बना हुआ है, ये ग्राफ आपको नीचे एकदम इसके बाद बनाना है। उन्होंने क्या किया, स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसमें एक ग्राफ खींचा और वो ग्राफ कुछ इस तरह का आया। ठीक है, इसको भी हम फिर से बना देंगे। तो पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर ये ग्राफ हम फिर से अच्छे से बना देंगे, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे उसकी बॉम्बिंग कराई। उसके बाद जो भी स्कैटरिंग पैटर्न था उसको स्टडी किया। जब स्टडी किया तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए और कंक्लूजन निकाले। ऑब्जर्वेशन क्या किया, पहला ऑब्जर्वेशन था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। ठीक है, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं था। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो भी एटम होता है वो अंदर से हॉलो होता है, खोखला होता है। ठीक है, और उसका ज्यादातर पार्ट खाली होता है। मतलब जिस तरह से थॉमसन ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वैसा नहीं होता है। जो भी पॉजिटिव चार्ज और मास होता है वो बीच में कहीं छोटे से जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा क्या इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि कई सारे अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री के ज्यादा एंगल से भी क्या हुए, स्कैटर्ड हुए, कुछ उससे कम हुए, कुछ उसी पाथ में रिबाउंस हो गए। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि बीच में कुछ ना कुछ होता है जिसका नाम इन्होंने न्यूक्लियस दिया। ठीक है, और वो पॉजिटिव होता है और टोटल मास भी उसी जगह कंसंट्रेटेड होता है। तीसरा इनका ये ऑब्जर्वेशन था कि इन्होंने फॉइल को चेंज कर दिया, थिकनेस बराबर रखी, समान रखी, सेम रखी, लेकिन इन्होंने क्या किया, मटेरियल को चेंज कर दिया। जब मटेरियल चेंज किया तो देखा कि स्कैटरिंग पैटर्न और डायरेक्शन सब कुछ चेंज हो गया। तो उससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो भी स्कैटरिंग होती है वो अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग होती है। जिसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जो न्यूक्लियस होते हैं उसके चार्ज अलग अलग होते हैं। जिनका चार्ज हाई होगा उसमें स्कैटरिंग ज्यादा होगी, जिसका चार्ज कम होगा उसमें स्कैटरिंग कम होगी। जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है तो यहाँ पे +1 चार्ज होगा। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का एटम हो मान लीजिए तो उसमें स्कैटरिंग बहुत कम होगा। लेकिन कुछ हैवी एटम होंगे जिसमें यहाँ पे 100 प्रोटॉन होंगे, 150 प्रोटॉन होंगे, तो वहां क्या होगा, वहां पे स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, गोल्ड में 79 होते हैं, 79 होता है एटॉमिक मास। तो गोल्ड में क्या होता है, 79 प्रोटॉन होता है, जिससे 79 प्रोटॉन का मतलब चार्ज भी 79 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक जो यूनिट होती है चार्ज की, तो उससे डेविएशन काफी ज्यादा हुआ। उसके बाद चौथा था कि इससे कूलॉम लॉ को वेरीफाई कर लिया गया और रदरफोर्ड ने एक ग्राफ प्लॉट किया। तो वो कौन सा ग्राफ था, उसको 1 मिनट बताते हैं। हाँ, यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट कर दे रहे हैं। ठीक है, जो था नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और थीटा, यानी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन था उसके बीच में। तो ये ग्राफ का कुछ शेप इस तरह से मिलेगा। इसको आप फिगर में किताब में से भी देख सकते हैं, बुक में से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह का शेप मिलता है। यानी कि ज्यादातर देखिए अल्फा पार्टिकल का नंबर ऊपर जितना भी ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे, जैसे यहाँ 0 से शुरू होगा, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ 0 से शुरू होगा और जितना ऊपर जाएंगे उतना हाई क्वांटिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल होगी। तो जितना ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल का डेविएशन हुआ कितने पे, 0 डिग्री पे, मतलब सीधे निकल गए। ठीक है, जितने कम अल्फा पार्टिकल यहाँ आ रहे हैं उनका डेविएशन उतने ही बढ़ते हुए एंगल पे आ रहा है। यानी कि इस तरह का कुछ ग्राफ आपको मिलेगा। ये इसी ग्राफ की बात कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ रदरफोर्ड एस्टैब्लिश फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड। ठीक है, थीटा और नंबर पार्टिकल ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुए। ठीक है, ये ग्राफ आपका हो गया। ये पूरा टॉपिक आपका जो था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। इसके बाद रदरफोर्ड ने एक काम और किया, जो न्यूक्लियस था उसकी रेडियस का
उसके रेडियस को नापा, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से उन्होंने रेडियस का मेजरमेंट बताया, कैसे मेजरमेंट किया इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है इसकी प्रॉपर नोट बनाइए, जो समझ में नहीं आया आप हमसे संपर्क करके हमसे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपने लिखा है पढ़ा है, जैसे मैंने कहानी की तरह आपको बताया है कि उन्होंने क्या किया, वैसे ही आप इसको समझ लेंगे और ऐसा समझेंगे कि आप किसी को बता सके, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।